अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वुसान द अवेकनिंग पॉडकास्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपका अपना होस्ट मागरे बिलाल। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि वुसान आपके लिए आए रोज़ एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने की कोशिश करता है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को पीस के कुछ अचीव किया हो। तो आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो कि 3 टाइम्स नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है, इंटरनेशनल सिल्वर मेडलिस्ट भी रह चुका है। हाल ही में इनकी जो है NIS में सिलेक्शन भी हुई है, तो आपसे इनको रूबरू कराने की कोशिश करते हैं। तो वार शहबाज साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है कि आपने आज हमारे लिए अपना टाइम निकाला। वालेकुम रहमतुल्लाह। थैंक यू सो मच, आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया। हम जैसे नौजवानों को आप हौसला अफजाई करते हो, हम जैसे नौजवानों का आप जो टैलेंट उनको उभारने की कोशिश करते हो, और जहाँ कहीं भी आप हम जैसे नौजवानों का टैलेंट देखते हो और ऐसे प्लेटफॉर्म दे के उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो। आपका भाई, आप हमें बता दीजिए कि आप 3 टाइम्स जो है इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं और एक बार आपने सिल्वर मेडल भी हासिल किया है इंटरनेशनल लेवल पे। तो वो कौन सी चीज़ थी आपकी ज़िंदगी में, या वो कौन सा लम्हा था जब आपको लगा कि नहीं जी, मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए? जी, अगर मैं अपनी अचीवमेंट्स की बात करूं, अचीवमेंट्स की बात करने से पहले मैं अपनी आपको एक ऐसी बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, माई सेल्फ वार शहबाज। मैं अपने एरिया, मेरे एरिया का नाम है मावर पटागुंड, जहाँ पे मैं रहता हूँ। एक फाउंडर कोच हूँ अपनी एकेडमी का, जिसका नाम है शहबाज स्पोर्ट्स एकेडमी, जहाँ पे मैं बच्चों को ट्रेन कराता हूँ। और मेरा मकसद भी यही होता है, मेरा मोटिव भी यही होता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो जाए, उनका एक अच्छा डिसिप्लिन रहे। जैसे आर्मी का अच्छा डिसिप्लिन होता है, उनका अच्छा डिसिप्लिन रहे, उनका माइंड सेट ठीक रहे, ड्रग्स से दूर रहे, अपने आप को बचाए, वो सबसे बड़ी दौलत होती है। और जैसे आपने अचीवमेंट्स की बात कही अभी, आई एम 3 टाइम्स नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, इंटरनेशनल सिल्वर मेडलिस्ट, एंड इसके साथ साथ मेरा NCC सी सर्टिफिकेट बेस्ट कैडेट अवार्ड है NCC में। और अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली मेरी सिलेक्शन हो गई है NIS सर्टिफाइड 6 वीक सर्टिफाइड कोर्स के लिए, 6 वीक सर्टिफाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, जिसके लिए मुझे पटियाला जाना है इंशाल्लाह इन फरवरी। तो सो दैट ये मेरी ऐसी अचीवमेंट्स है जिसको मुझे तकरीबन 8 से 10 साल लगे इस अचीवमेंट्स को पाने के लिए, हासिल करने। बिल्कुल। और इसके साथ साथ अब मैं चाहता हूँ अपना जो टैलेंट है इस ऐसे चीज़ पे इसको यूटिलाइज़ करूँ, ऐसी सोसाइटी में इसको यूटिलाइज़ करूँ, सो दैट हमारे जो नौजवान है, हमारी जो पीढ़ी है, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए वो अच्छा एक फ़ायदेमंद चीज़ बन जाए। सर शहबाज भाई, आपके ख्याल में मार्शल आर्ट्स का जो सबसे मुश्किल हिस्सा है वो क्या है, और बड़े मुकाबलों के दबाव को झेलने के लिए आप अपने आप को किस तरह से तैयार करते हैं? जी, अगर मैं मार्शल आर्ट्स की बात करूं, मार्शल आर्ट्स या कोई भी स्पोर्ट्स हो, इसमें सबसे बड़ी बात होती है इंसान के अंदर एक विलनेस पावर होना चाहिए, करने की क्षमता होनी चाहिए। इंसान के अंदर एक अच्छा सा ऐसा जज्बा होना चाहिए, नहीं अगर मुझे करना है तो मुझे बस यही करना। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो मेरे पास आते हैं, वो बस 2, 4, 5 मंथ के बाद छोड़ देते हैं मार्शल आर्ट्स को और अब क्रिकेट की ओर जाते हैं जी। ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो मार्शल आर्ट्स को छोड़ के फुटबॉल की ओर जाते हैं। तो सो दैट अगर मैं इस मार्शल आर्ट्स की बात करूँ, मार्शल आर्ट एक ऐसी जर्नी है जिसमें बंदे को अपने आप को बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है सर, ये इट्स नॉट अबाउट ऑल अबाउट द मार्शल आर्ट्स, इट्स ऑल अबाउट द स्पोर्ट्स। क्योंकि मैं वहाँ पे मार्शल आर्ट्स ही नहीं सिखाता हूँ, मैं क्रॉसफिट एक्सरसाइज सिखाता हूँ, वहाँ पे मैं योगा कराता हूँ, वहाँ पे मैं योगा के साथ साथ मार्शल आर्ट्स कराता हूँ। क्योंकि मैं मार्शल आर्ट्स इसलिए कराता हूँ, मेरा जो बेसिक है, मेरी जो बिगनिंग है वो मार्शल आर्ट से ही शुरू हुई है। हाँ, उसका नाम है आर्मी गुडुल स्कूल नौगांव। तो जो कुछ भी मैं वहाँ से बना है वो उसी आर्मी गुडुल स्कूल की वजह से बना है। ठीक है, वहाँ की जो इंडियन आर्मी है, वहाँ की जो हमारे स्पोर्टर्स थे, जो हमारे टीचर्स थे, जिन्होंने हमें गाइड किया, जिन्होंने हमें शार्प किया इस चीज़ के लिए, नहीं आप इसमें जाना, आप इसमें जाओ, आप इसमें जाओ, आप इसमें जाओ, जहाँ पे वो टैलेंट देखते हैं, सो दैट
वो काम है इंडियन आर्मी का, एक बंदे को शार्प करना, एक बंदे को आगे लेना, एक ट्रैक आउट देना, उसको ट्रैक से आगे चलाना, वो वहाँ से मुझे मिला है, तब जाके मैं स्टेज पे हूँ। शहबाज भाई, मुझे लगता है कि मैंने कुछ इंटरव्यूज़ यहाँ पे किए, या मैं आप जैसे लड़कों को देखता हूँ जिनमें के अंदर कुछ ऐसा टैलेंट हो, आम तौर पर मैंने देखा है कि वो लोग जो है एजीएस से निकले। एक्चुअली एजीएस खाली स्टडी पे फोकस नहीं करता है, एजीएस खाली बंदे को एक बुकवर्म नहीं बनाता है, उसको वो एक्टिविटीज़ भी देता है कि नहीं, अगर कोई बंदा वहाँ पे, मैंने ऐसे बंदे भी देखे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो मेरे अभी क्लासमेट हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो आर्मी में गए हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो कहीं कंप्यूटर डिज़ाइनिंग के काम कर रहे हैं, हर एक जगह पे, हर एक डिपार्टमेंट, क्योंकि एजीएस में ऐसी फैसिलिटीज़ होती है, कहीं कभार कंप्यूटर क्लासेस लेते हैं, ड्राइंग सिखाते हैं या स्किल देते हैं बंदे के अंदर, एक बंदे को ऐसे अपनी स्किल की नॉलेज हो जाती है, वो वहाँ से शायद बंदे को वहाँ पे परखा जाता है कि किसके अंदर क्या चीज़ करने की सलाहियत है। मार्शल आर्ट्स के तजुर्बे ने योगा सीखने में आपकी कैसे मदद की? आप अपनी कोचिंग में इन दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज कर पाते हैं? जी, अगर मैं अपनी योगा आसना की बात करूं, और योगा आसना इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद J&K स्पोर्ट्स काउंसिल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 टाइम्स नेशनल चैम्पियन हूँ योगा आसना में। रिसेंटली मैंने लास्ट ईयर कर्नाटका में नेशनल पार्टिसिपेट किया था योगा आसना में, और इस साल 2025, अभी 2006 चल रहा है, 2025 लास्ट ईयर मैं छत्तीसगढ़ में पार्टिसिपेट करके आया योगा आसना में। सो दैट मैंने एक फॉर्म के लिए अप्लाई किया था 6 वीक सर्टिफाइड कोर्स के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उसमें सिलेक्शन हो गई। अब मुझे फरवरी में जाना है पटियाला के लिए योगा आसना के लिए, ठीक है। तो योगा आसना के लिए अगर मैं बात करूँ, मैं योगा आसना अपने डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में चलाता हूँ, बीइंग एज ए डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी अपने इस डिस्ट्रिक्ट कुपवारा। हमारे साथ कोर मेंबर्स भी होते हैं बाकी, क्योंकि पूरे कुपवारा को देखना, योगा आसना चलाना, ये खाली एक ही बंदा नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ एक टीम बनकर रह जाए। आई एम द फर्स्ट एथलीट इन माई डिस्ट्रिक्ट कुपवारा जिसकी सिलेक्शन हो गया योगा आसना के लिए। अगर आप गूगल भी करते हो व्हाटएवर, आपको मैंने बाकी डिटेल्स भी दिखाई थी। तो योगा आसना के लिए एक्चुअली हमारा जो कुपवारा है वो एक ब्राइट फ्यूचर लेके निकले, हमारे जो चैंप्स का, हमारे जो नौजवानों का, उनको आगे बढ़ाए। तो इसके साथ साथ आई एम द वेरी थैंकफुल कि एडमिनिस्ट्रेशन का, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, और इंडियन आर्मी का मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे हर वक्त बचपन से लेकर अभी तक एक बहुत अच्छी गाइड किया है। उनका ये माइंड सेट होता है कि हमारे जो कश्मीर के नौजवान हैं, J&K के नौजवान हैं, ये आगे जाइए, अपने इंडिया का नाम रोशन करिए, इंटरनेशनल स्टेज पे जाइए, अपने इंडिया का नाम रोशन करिए। उनका फाइनल मकसद यही होता है। शहबाज भाई, आपने जैसे कि अपनी एकेडमी का भी जिक्र किया, तो क्या आप अपने किसी ऐसे शागिर्द की कहानी सुना सकते हैं जिसकी ज़िंदगी में आपकी एकेडमी में आने के बाद पूरी तरह से उनकी ज़िंदगी चेंज हुई हो? जी हाँ, मैं आपको बता सकता हूँ डेफिनेटली। जब से मैंने एकेडमी स्टार्ट किया है, वहाँ पे एक्चुअली मेरा जो एकेडमी है उसका नाम है शहबाज स्पोर्ट्स एकेडमी। मैंने एक टाइटल दिया है क्योंकि मैं वहाँ पे स्पोर्ट्स सिखाता हूँ, ना कि मार्शल आर्ट्स के साथ साथ मैं स्पोर्ट्स भी दिखाता हूँ, वहाँ पे स्पोर्ट्स सिखाता हूँ। हमारे वहाँ पे कबड्डी इवेंट्स होते हैं, हमारे वहाँ पे योगा आसना इवेंट्स होते हैं, हमारे वहाँ पे क्रॉस फिटनेस एक्सरसाइज होते हैं। सम टाइम वहाँ पे कभी कभार चैम्पियनशिप्स इवेंट्स भी होते हैं। 2019-2018 में मैं ट्रेनिंग तब से लेकर अभी तक करा रहा हूँ, फ्रॉम लास्ट 7 ईयर्स में ट्रेनिंग करा रहा हूँ वहाँ पे। और मैं वहाँ पे एक स्टूडेंट को ट्रेनिंग सिखा रहा था। वहाँ पे एक पेरेंट है, उसने अपने बच्चे को साथ लाया। वो उसका पेरेंट पुलिस में था। उसने बोला, उसका भी एक ही बच्चा था, जैसे मैं घर में अकेला हूँ तो उसका एक बच्चा था। उसने बोला मेरे पास एक बच्चा और 2 बेटी हैं, मुझे इस बच्चे को ट्रेन करना है, मुझे लग रहा है इसके अंदर थोड़ी सी टैलेंट है, उसके अंदर थोड़ा सा ऐसे उछल कूद करता है घर में जैसे बच्चे करते हैं यूजुअली। तो मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं, लाओ इसको मेरे पास। जब वो मेरे पास आ गया तो उसने बोला इसको मगर मुझे अच्छे से ट्रेन करना जब तक ना ये ब्लैक बेल्ट बन जाए। मैं बोला कोई बात नहीं, ब्लैक बेल्ट ऐसे ही नहीं बनता है कि आज आ जाएगा कल ब्लैक बेल्ट बन जाएगा, इसको इट विल टेक सम टाइम। हमारी जो मेहनत थी वो रंग लाई। तो आफ्टर 3 मंथ जब वो देखता, वो बोलता हाँ मुझे उसका बिहेवियर कुछ डिफरेंट सा लगता है।
मार्शल आर्ट में उसकी कामनेस आज आ गई है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट लगता है। उसने मुझे बोला आफ्टर 3 months मैं आपको एक राज की बात बताऊं, वो मुझे पेरेंट बोल रहा है मैं आपको एक राज की बात बताऊं। मैं बोला ठीक है बताओ क्या मसला है। बोला एक्चुअली इसको क्या प्रॉब्लम थी, जिसको हम कश्मीरी में इमिश गसलरन, पता नहीं आप उर्दू की भाषा में क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही, उसको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। हाँ उसको एक्चुअली कुछ साइको की प्रॉब्लम थी उसको, शायद वो कश्मीरी में जिसको हम बोलते हैं इमिश गसलरन, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम, टेबलेट्स लेता था। 1 साल हो गया, अभी मैं इसको दवा देना बंद किया, जो ये टेबलेट्स इसको देता था, व्हाटएवर जो इसको देता था इसकी ताकि ये ठीक हो जाए, एक ही बच्चा था उसको। तो जब इसने इसको ये दवा देना बंद किया, आफ्टर दैट उसकी जो रिक्रिएशन है वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर वो चेंज आ गई, ठीक है, उसका माइंड सेट ठीक हो गया, उसकी मेंटली स्पिरिचुअली सारा कुछ, उसका फिजिकल वर्क सब कुछ ठीक हो गया। सो दैट उसके बाद मैंने उसको एक काम किया, उसको मैंने बाहर लिया खेलने के लिए। वो 2 times नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट बन गया हमारे उस अपने एरिया का, अपने उस गाँव का, वो एक्चुअली वहीं पे रहता है। वो 2 times नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट बन गया और आफ्टर 3 or 4 years उसने ब्लैक बेल्ट भी हासिल किया, ठीक है। शहबाज भाई, आपकी जिंदगी या कैरियर में किस शख्स का सबसे ज्यादा असर रहा, उनकी दी हुई सबसे बेहतरीन नसीहत क्या थी? हमारे यहाँ एक कहावत है कि हर एक मर्दस पे 3 एक जन होता है। बिल्कुल, डेफिनेटली जी। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मेरी एक्चुअली जो बैकग्राउंड है, मेरी जो सबसे सपोर्ट रहा है वो मेरी माँ का रहा है। मैं अपनी क्रेडिट अपनी माँ को देना चाहता हूँ। मैं तब 7 साल का था जब मेरा फादर गुजर गया था। तो अनफॉर्चुनेटली 2007 में मेरा फादर गुजर गया था। तो मैं तब ऐसे ही 7-8 साल का था। तो तब से लेकर अभी तक मैं अपनी फैमिली को चलाता हूँ, और फैमिली को चलाने के साथ साथ मैं अपनी पूरा क्रेडिट अपनी माँ को देता हूँ, जिसने हमें गाइड किया है, ऐसा ट्रैक दिया है, ऐसी गाइड की है। हम 2 भाई हैं, 2 बहन हैं और मैं एक अकेला भाई हूँ अपने घर में, मतलब एक ऐसा हो। आफ्टर दैट अल्लाह ने इतना नवाजा है, अल्लाह ने इतना दिया है कि हमने बड़ी बहन की शादी की है। अभी हम 2 भाई हैं, मतलब जो हम ट्विन्स हैं, तो वो भी कुछ करती है, तो मैं भी अपने हिसाब से सम सॉर्ट ऑफ वर्क्स करता हूँ। तो पूरा क्रेडिट जो मेरा रियल हीरो है वो मेरी माँ है, क्योंकि उसने मुझे इस लायक बनाया है। मैं फैमिली में अकेला बंदा था, और जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि नहीं आपको कुछ करना है अपनी लाइफ में, आगे बढ़ो, जाओ, मेरा सपोर्ट है आपको हर जगह पे। आज आप अपने ऑन रिकॉर्ड आप अपनी माँ को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी माँ को इतना ही बोल सकता हूँ, वो मेरी रियल हीरो है, बस इतना ही। क्योंकि अभी जो कुछ भी हूँ आप ही की वजह से हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल बनाया। आप अपनी माँ को आई लव यू बोल सकते हैं। लव यू सो मच माँ, लव यू सो मच। जैसे मैं घर में भी होता हूँ अपनी माँ को बहुत प्यार करता हूँ, जैसे हग करता हूँ, माँ के कदमों के नीचे जाना, उसको मैं इतना प्यार देता हूँ कि ऐसा फील भी नहीं कर सकता हूँ कि आपके अंदर एक ऐसा सदमा पहुंचा है। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, हस्बैंड वाइफ के साथ या माँ बाबा के साथ, इस चीज़ का एक ऐसी रिलेशन, इनके टर्म्स ऐसी रिलेशन होता है। और तब से लेकर 2007 से लेकर 2016 टिल नाउ अभी स्ट्रगल में है। वो इतना प्यार देता हूँ, ऐसा प्यार देता हूँ कि वो ये चीज़ें भूल जाए कि नहीं अब मेरा सब कुछ मेरी फैमिली। बिल्कुल माँ, आप ये चीज़ जो है भूल जाइएगा, क्योंकि आपके साथ आपका शेर खड़ा है हमेशा ही। आपका रोजाना का मामूल क्या है, और वो कौन सी छोटी सी आदत है जिसने आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा असर डाला? जी एक्चुअली अगर मैं रोज़ाना मामूल की बात करूँ, यूजुअली सुबह नमाज पढ़ते हैं, आफ्टर दैट मैं योगा की प्रैक्टिस करता हूँ, योगा एक्सरसाइज करता हूँ, फिटनेस एक्सरसाइज करता हूँ आधा घंटा 1 घंटा। उसके बाद हमारी जो डाइट होती है, जैसे जिसको हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं, उसके बाद मैं आजकल इन विंटर्स में अगर मैं बात करूँ, मैं वहाँ पे एक ट्यूशन छोटा मोटा अपने घर में एक ट्यूशन खोला है। मैं बच्चों को वहाँ पे पढ़ाता हूँ 1 बजे तक। 1 बजे के बाद मेरी 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, मैं रोज़ मामूल की बात कर रहा हूँ। आपने जैसे आज दिन का बोला कि आप दिन में कैसे इन्वॉल्व होते हैं, तो मैं उनको 2 बजे से लेकर 4 बजे तक एकेडमी में बच्चों को किसके साथ साथ इस सपोर्ट्स के साथ साथ महफूज रखता हूँ, ठीक है, ताकि वो फिट रहे। तो मेरा मोटिव भी यही होता है
کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کس کے ساتھ وہی بچے جو میرے پاس پڑھتے ہیں اور ان بچوں کو میں فری آف کاسٹ ٹریننگ دیتا ہوں اس کمیونٹی ہال میں فری آف کاسٹ، تاکہ وہ اپنے صحت کا خیال رکھے. میں نے ایسے بچے بھی دیکھے ہیں جو پیپر کو لے کر اس کو وہ چھوٹا سا سگریٹ بناتے اور پیتے ہیں. بہت شکریہ ادا کرتے ہیں تاکہ آپ نے اپنے کمیونٹی کے لیے یا ہمارے ڈسٹرکٹ کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ایسا کوئی سوچا ہے. شہباز بھائی، جب آپ کو ناکامی ملتی ہے اپنے اس فیلڈ کے اندر، یا جب آپ کہیں پہ کھیلنے جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو ناکامی ملتی ہے، تو آپ اس کا سامنا کیسے کرتے ہیں؟ دیکھو، جہاں پہ بھی میں بچے لے جاتا ہوں کھیلنے کے لیے یا ان کو کھلانے کے لیے، چاہے ہمیں ریسنٹلی ابھی ہمیں جموں جانا ہے یا ہم نے کہیں پہ لیے ہیں جہاں پہ بھی ہمارا ایونٹ ہوتا ہے، تو ہمارے بچے فار ایگزامپل میرے 10 بچے ساتھ ہیں، 10 میں سے ایک نے گولڈ لایا یا ایک نے محنت کی اچھے سے، باقی 9 کے 9 خالی ہاتھ. ٹھیک ہے، تو انسان بہت ڈیموٹیویٹ ہو جاتا ہے، شاید میری ٹریننگ میں کہیں پہ کمی ہے. تو بچوں کو مجھے اس وقت ڈیموٹیویٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ کو ایسا کرنا تھا. ان کو کچھ نہیں کرنا تھا، ہمیں اپنے آپ کے فوکس کرنا ہے، ان بچوں کو اینالائز کرنا ہے اس نے کہاں پہ غلطی کی، ہمیں خود کو سدھارنا ہے. بچے آٹومیٹکلی خود سدھر جائیں گے اور ان کی ٹریننگ پہ فوکس کرنا ہے. اس وہاں پہ میں تھوڑا سا ڈیموٹیویٹ ہو جاتا ہوں جب بچے ہمارے کچھ اچھا نہیں کرتے ہیں. سر اگر آپ کو دنیا کا کوئی بڑا سا بورڈ ہم لیتے ہیں، یہ ایک بورڈ ہے، جی جی جی، اس کے اوپر اگر آپ کو ان نوجوان کھلاڑیوں کے لیے کچھ لکھنا ہوگا تو وہ کیا ہوگا جو آپ خود لکھنا چاہتے ہو ان کے نام؟ نوجوانوں کے بارے میں اگر میں بولوں، ایکچولی یہ مہاتما گاندھی نے بولا ہے، یوتھ از دا پلر آف نیشن. میں اس پہ ایسے ہی لکھوں گا، یوتھ از دا پلر آف نیشن. جو ہمارے نوجوان ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے نیشن کے پلر ہوتے ہیں. انہیں پہ ساری جو ہماری فیوچر جنریشن ہوتی ہے، جیسے ہم ہیں یا جیسے آپ ہو، جو ہم کتنا کرتے ہیں اپنے نیشن کے لیے، اپنے انڈیا کے لیے ہم کتنا کرتے ہیں. تو اس کے بغیر، اس فیوچر جنریشن کے بغیر ہماری جو دنیا ہے وہ قائم نہیں ہے. کیونکہ یہی میں پھر سے اس تھاٹ کو، میں اس کوٹ کو میں پھر سے ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں اس بورڈ پہ، یوتھ از دا پلر آف نیشن. تو شہباز بھائی، آخر پہ جو آپ کے اسٹوڈنٹس، چاہے ہماری آڈینس جو یہ پوڈ کاسٹ دیکھیں گی، ان کے لیے آپ کس طرح کی میسیج دینا چاہیں گے؟ جی، میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں یہی میسیج دیتا ہوں اپنے نوجوانوں کو، اپنے یوتھ کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بہن کو. بس یہی میسیج دیتا ہوں کہ شارٹ کٹ جو آپ اپلائی کرتے ہو اس کو چھوڑو. شارٹ کٹس کو کرنا، شارٹ کٹس کو جو آپ لائف میں شارٹ کٹس اپلائی کرتے ہو ان چیزوں کو چھوڑو. دنیا بہت بڑی ہے. سوسائڈس کا مسئلہ ہے نا، اس کو سائڈ میں رکھو، آگے جاؤ، لائف میں آگے بڑھو. ٹھیک ہے، آپ جہاں پہ بھی جاؤ گے، آپ جس فیلڈ میں بھی جاؤ گے، اپنے آپ کو کسی سے کم مت سمجھو. زندگی ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک پریشیس لائف ہے جس کو ہم بولتے ہیں نا پریشیس لائف. اٹس اے ڈائمنڈ جو بار بار، یہ ایسی پریشیس لائف ہے جو بار بار نہیں آتی ہے، جو ایک بار آتی ہے پھر دوبارہ نہیں آتی ہے. اسی لیے اپنے آپ کو ضائع مت کرو. تو ناظرین، یہ تھے ہمارے شہباز بھائی. تو آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ، ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے خدا حافظ، جے ہند.